I'm Dr. Sharjeel Hussain and I'll be presenting a brief presentation about COVID awareness. Though it's a very huge topic, but I've chosen it in style that it should be applicable for medical students or clinical people, and as well as for all those who do not belong to the field but are working here or are eager to know about COVID, what is Corona, how is it going. Some part will be scientific, so if you've got any problem, or especially for those people who do not belong to the field, they can ask me in between, and I will try to have a hybrid of both English and Urdu to facilitate you at all levels. Before starting, I would like to give my declaration that there is no conflict of interest regarding this CME, and there are no financial appointments from any source. I am thankful to all supporters, HPS, Mr. Taimur for supporting this CME, from Nursing Division, Mr. Fida and Zaira, and other support department which includes Marketing and IT, Darul Sehat Hospital. So we start with COVID awareness. So starting with some initial stuff, what is coronavirus या coronavirus क्या है? Basically COVID-19 का लफ्ज़ इसलिए दिया क्योंकि 2019 में दरियाफ्त हुआ. बिलोंग्स टू कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस फैमिली. नोवेल का मतलब नया होता है, और कोरोना कहते हैं इटालियन में ताज को. एल्प्स बड़ा मशहूर पहाड़ी इलाका है यूरोप के अंदर, और वहाँ के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ उसके अंदर आते हैं. ये चूँकि पहली बार वहीं दरियाफ्त हुआ था, तो इसलिए उसका नाम कोरोना दिया गया. तो आपको कोरोना वायरस इससे पहले वाली किताबों में 1980s की किताबों के अंदर ही मिलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वायरोलॉजी के अंदर हमने कोरोना छोड़ दिया था क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता नहीं था, तो ये सब चॉइस में चला गया था. खैर, एक चीज़ आपको समझनी होगी, वायरस आर इवन नॉट सेलुलर, सेल्स भी नहीं होते. वो सिंपल एक जीनोम होगा, अब चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो. And they are strict obligatory organisms which require a source to live on. मतलब वो जिंदा नहीं रह सकते हवा के अंदर. They require something, some human, some reservoir, कोई host होना चाहिए. तो वो एक जगह reservoir बनाते हैं जहाँ पे वो पाए जाएंगे, और दूसरी जगह जहाँ पे वो एक्ट करेंगे. हमारे वाले इस पेंडेमिक में ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक्शन एरिया है जहाँ पे वो एक्ट करते हैं, और रेजरवायर अभी भी क्वेश्चन मार्क है. लोग कह रहे हैं कि बिकॉज दिस वाज फर्स्ट केस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान, चाइना. चाइनीज़ जो हैं वो कुदरत की कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तो शायद पेंगोलिन से हो गया या एंट ईटर से हो गया. इट्स नॉट क्लियर, क्योंकि WHO अभी भी इसको अननोन ही करार दे रहा है. इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने डिफाइन कर लिया. लेकिन ये बता दो, इस किस्म के सर्जेज इससे पहले भी आ चुके हैं. 2012 के अंदर आया था, 2003 में आया था, एक अरेबियन पेनिनसुला के अंदर था, उसमें रिजर्वायर कैमल था. 2012 वाला जो था उसमें रिजर्वायर कोई और एनिमल था. यह हमारे पास इस वक्त रिजर्वायर मौजूद नहीं है. इट इज़ सपोज थ्योरी कि ये प्रॉब्ली एंट ईटर या पेंगोलिन है, जो कि चाइनीज़ मैथोलॉजी के अंदर जो है वो पावर कंज्यूमिंग एनिमल में आता है. मतलब उसका गोश्त या उसकी बॉडी जो है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इससे ह्यूमन पावर्स बढ़ती हैं, या वो एफ्रोडियासिक होता है. पोर्टल ऑफ एग्जिट मोस्ट प्रॉब्ली एयरवे है, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर. पोर्टल ऑफ एंट्री अगेन एयरवे है, जो कि हम लोग इस वक्त सब कर रहे हैं. आप लोग मास्क पहन रही हैं, हम लोग हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करते हैं. ससेप्टेबल होस्ट इस वक्त हम लोग हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं इस पर भी काम चल रहा है. सो दिस इज़ अ ब्रीफ लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन कोविड-19 जिसको आप कह रहे हैं. SARS-CoV इसका पूरा नाम है. इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फिर COV और कोरोना वायरस 2 का नाम दिया. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं. साइन एंड सिम्टम्स, ये सबसे बड़ा मसला. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाय अल्लाह मुझे बुखार हो गया, हाय अल्लाह मेरे जिस्म में दर्द हो गया, तो सब कोरोना है. नज़ला भी चल रहा है, इस वक्त डेंगू भी फुल फ्लो के अंदर है. आपके अस्पताल में 5-6 मरीज डेंगू के भी एडमिट हैं. तो क्या हर बुखार कोरोना है? क्या हर एक को कोरोना है, या मैंने उससे हाथ मिला लिया था? आज बेसिकली जो इस मीटिंग का या CME का मकसद है वो यही क्वेश्चन जो है ना, इसको हल करना है कि वेदर वी आर हैविंग कोरोना और नॉट, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर अ क्लिनिकल पर्सन और नॉट. देखिए, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स अकेले हो रहे हैं, खांसी हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और इरिस्पेक्टिव डिजीज़ है. जो लोग ओल्ड एज हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है, लाइक एस्थमा है, हार्ट फेलियर है, तो उसमें भी सांस फूल सकती है. लेकिन अगर उनकी इजाफी सांस फूल रही है या उनको नॉर्मल से ज़्यादा कॉफ हो रही है, तो दिस कुड बी देयर ओन डिजीज़, चाहे वो रिस्पिरेटरी हो या वो कार्डियक हो या वो कोरोना हो सकता है. दे आर लायबल टू फॉलो अ फिजिशियन. अब बाकी सिम्टम में से कोई 2 आपके पास हो, फीवर्स हो, चिल्स हो, रिपीटेड शेकिंग विद चिल्स हो, मसल एक्स हो, हेड एक्स हो, गला ख़राब, सोर थ्रोट हो, या न्यू लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो. रिमेंबर दिस थिंग, जब आपको नॉर्मली नज़ला होता है तो भी आपका स्मेल चला जाता है.
तो ये ख्याल रखिए कि खाली नज़ला हुआ और स्मेल चला गया, इट्स नॉट कोरोना। तो ये मैं बता दूं कि ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है मैंने 2 जगहों से तैयार की है, एक WHO की वेबसाइट से और दूसरी पाकिस्तानी नेशनल गाइडलाइंस जो कि अवेलेबल हैं covid.gov.pk से, तो यू कैन गेट ऑल द मैटर फ्रॉम देयर। और इसके अलावा भी अगर किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो तैमूर से रब्ता करके इसको ले सकते हैं। सो एनी एटलीस्ट 2 ऑफ दीज सिम्टम्स और योर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वारंट्स यू टू फॉलो अ फिजिशियन और वारंट्स यू टू फॉलो फॉर अ टेस्ट। अदरवाइज़ आप फिर कुछ और सोचें, आपको कोरोना नहीं है। और वही बात है, खौफ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है मौत से बढ़ के। मौत तो एक ही बार आती है और खौफ ज़िंदगी भर चिमटा रहता है। अच्छा जी, अब क्लिनिकली क्लासीफाई कैसे करते हैं आप कोरोना को? यू आर एसिम्टोमेटिक। नाउ दीज आर दोज पीपल हु हैव गॉट PCR पॉजिटिव। हाउ विल दे प्रेजेंट? येस, दे हैव गॉट SARS, दे हैव गॉट कोरोना PCR पॉजिटिव, बट दे हैव गॉट नो सिम्टम्स। 80% लोग ऐसे ही होंगे, पता भी नहीं होगा। बहुत से लोग इस वक्त एंटीबॉडीज़ करवा रहे हैं, दे आर गेटिंग IgM और IgG पॉजिटिव और IgG पॉजिटिव, पता लगा जी आपको तो हो चुका 2 हफ्ते पहले या 6 महीने पहले। सो इट कैन हैपन इवन टू यू। अगर ये माइल्ड है तो उन्होंने इस ऑक्सीजन सेचुरेशन को मार्क बनाया जी 94 से ज़्यादा होगी। नॉर्मली इट हैज़ टू बी अबव 96 और 97%। या इसके साथ क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे लेकिन कोई हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपका एक्सरे बिल्कुल क्लीन होगा। देन यू क्लासीफाई योरसेल्फ इन माइल्ड। माइल्ड को घर पे रखा जाएगा। मॉडरेट में क्या होगा, सेचुरेशन अब 90 और 94 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे लेकिन इन्फिल्ट्रेट्स लेस देन 50% होने चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मॉडरेट को दवा हर हाल देनी है, मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम और दे कैन बी ट्रीटेड एट हॉस्पिटल, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ये फिजिशियन खुद फैसला करेगा। सिवियरिटी में अब आपके पास क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, यानी रेस्पिरेट आपका जो नॉर्मली 12 से 18 या 12 से 20 होता है अब वो 30+ जा रहा है। सैचुरेशन आपकी जो है वो 90% से नीचे गिर गई है और आपके एक्सरे पे जो इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ये वाइटनेस है, वो मोर देन 50% आ रही है। अब आप क्रिटिकल हैं, अब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जिद ना कीजिए, जो भी घर वाला है ही और शी शुड बी टेकन टू अ यूनिट, टू अ हॉस्पिटल, अ कोविड यूनिट, जहाँ पे उसका इलाज किया जा सके। ये आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते। क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं बिकॉज ऑफ विच दिस डिजीज़ इज़ सो डेंजरस? देखिए 80% तो सिम्टम्स ही नहीं है, 15% मॉडरेट पे जाएंगे, बाकी बचे 5%। What you are receiving the data on media is all about those 5% which actually leads out to the mortality. Reasons क्या हैं? क्योंकि रेस्पिरेटरी है और डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो ARDS, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन है, ऑल ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, लाइक किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है या कोई और, या आपको सेप्टिक शॉक हुआ। दीज आर द बेसिक 3 पोर्टल्स बाय विच दिस पेशेंट एक्चुअली डाइज हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस। प्रॉब्लम इज दिस कि जब ये लंग को ख़राब कर देता है तो यूजुअली ये इरिवर्सिबल है। इट इज़ बेटर दैट यू पिक दैम एट अर्ली, यानी आपको मॉडरेट और माइल्ड लेवल्स पता होने चाहिए। अगर आप वहाँ मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल बेहतर होगा। सिवियरिटी के बाद हमारे चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। दोस पीपल, नर्सिंग स्टाफ, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स वो वर्किंग, दे नो कि जैसे जैसे एक पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस आता है पेशेंट का, या एक लाइन फ्लो ऑफ करती है, उसके बाद वापसी नहीं होती। फिर आप चाहे टोसी लगा लें, चाहे आप रेमडेसिविर लगा लें, कुछ भी लगा लें, वापसी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, ये हमारा टॉप नॉच सवाल है। 6,500 का PCR था, अब 3,500 का हो गया है। जो खांसी भी आता है वो PCR कराने चला जाता है, जिसको बाहर जाना है वो अपनी नाक के अंदर इतना बड़ा बट डलवा लेता है। कुछ शौकिया डलवा रहे हैं, किनको हो गया है लेकिन हाय अल्लाह मेरी नाक में बट जाएगा, मैं तो नहीं कराऊंगा या मैं नहीं कराऊंगी। तो इट्स नॉट लाइक दिस कि मुझे कराना है कि नहीं कराना है, आपको ज़रूरत है कि नहीं है, किसको कराना है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट है और आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, सिम्टम्स हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और कॉन्ग्रीगेट लिविंग सेटिंग्स में रहते हैं। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मिला जुला कर, लाइक आप हॉस्टल में रहते हैं, आप शेल्टर में हैं, आप प्रिजन में हैं, जेल के अंदर हैं, आप किसी मदरसे के अंदर हैं, या 4-5 दोस्त मिलके एक कमरा उन्होंने किराए पे लिया हुआ या फ्लैट लिया, वहाँ रह रहे हैं। मतलब जहाँ पे आपकी सेटिंग्स ओवरलैप करेंगी वो सेटअप वाले लोग, अगर उनको प्रॉब्लम है और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दे शुड फॉलो। यहीं पे अगला पॉइंट भी यही था। अच्छा, अब आपको रेडियोलॉजिकल फीचर्स आ रहे हैं, चेस्ट इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं, भले आप एसिम्प्टोमेटिक हों, आपको करवाना चाहिए। आउट पेशेंट्स, अगर आप कोविड-19 के साथ आ रहे हैं, फिजिशियन आपको एडवाइस करेगा। हेल्थ केयर वर्कर्स विदाउट सिम्टम है लेकिन एक्सपोजर है कोविड पेशेंट का। अब वो एक्सपोजर की डेफिनेशन क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फर्स्ट कर लें जी, FG1 पे एक पेशेंट था और मैं उससे एक्सपोज हुआ, तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर? नर्सिंग स्टाफ,
आप कब कहेंगे कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ? किसी पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आना है। यस, कितना क्लोज? फासला बताएं। 1 मीटर। इफ़ यू ब्रीच 1 मीटर यू आर इन। ठीक है जी। व्हाट इज द एक्सपोजर टाइम गिवन? उसने मास्क नहीं पहना हुआ और आपने भी नहीं पहना हुआ, 15 मिनट। ठीक है। इफ़ यू आर नर्सिंग, यू आर अ नर्स एंड यू आर सर्विंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो फिर टाइम लिमिट ख़त्म हो गई। अगर आपने 1 मीटर के अंदर हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, उसने मास्क नहीं पहना हुआ, तो 15 मिनट का टाइम है। अब वो ये याद रखिए कि ये स्पेकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर शर्जील ने कहा 15 मिनट तक तो बैठ सकते हैं, उसके बाद नहीं बैठेंगे, तो 15 के बाद ही कोविड आएगा। कोविड को नहीं पता है कि 15 मिनट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन दिस इज़ स्टैंडर्डाइज कि जी 15 मिनट के टाइम में आप एक्सपोज हो जाएंगे। आपने मास्क पहना हुआ है, उसने मास्क पहना हुआ है, परसेंटेज ड्रॉप्स डाउन। व्हेन यू टच द पेशेंट, आप टाइम लिमिट ख़त्म हो गई। अब वो सेकंड भी हो सकता है। आपने उससे हाथ मिला लिया, आपने उसकी एनजी साफ़ कर दी, आपने उसको माउथ केयर दे दिया, आपने उसके कपड़े चेंज कर दिए, टाइम लिमिट गोज़ ऑफ। दिस इज़ एक्सपोजर फॉर नर्सिंग स्टाफ। आप एक्सपोज हो गए, नाउ यू नीड अ PCR या टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रोवाइडेड कि आपको सिम्टम्स हो रहे हैं। पर्सन विदाउट सिम्टम्स विथ हिस्ट्री ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट, अब ये एक नॉन क्लिनिकल बंदे के लिए, बाकी डेफिनेशंस दोनों के लिए सेम रहेंगी। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूएशन, ये अगला सवाल होता है, जी मेरा PCR पॉजिटिव आ गया है। HR वैसे यहाँ बैठा हुआ नहीं है, अच्छा HR को पता ही नहीं होता, इसको भी फोकस करिएगा अगर जरूरत पड़े तो। HR को पता ही नहीं होता, किसी ने 3 दिन दिया हुआ है, वो एंजॉय कर रहे हैं, किसी ने 14 दिन दिया हुआ है, तो हम तब 14 दिन पूरे करके आएंगे, तो ये उनके लिए है ना। आपके पास 2 ही चीज़ें होंगी, आप सिम्टम बेस्ड होंगे या टेस्ट बेस्ड होंगे। अब अगर आप सिम्टम बेस्ड हैं और आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो 10 डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स आपको रुकना है। ये वो पीरियड है जिसके अंदर आप इन्फेक्टिव हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं। या 3 दिन, 3 डेज फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स विच इंक्लूड फीवर एंड रेस्पिरेटरी, सांस फूलना, खांसी और बुखार। ये 3 दिन हुए, ख़त्म हो गए हैं, नाउ यू कैन लीव आइसोलेशन। अपने ऊपर जबर ना करें कि कमरे में बैठ के अकेले बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को पास नहीं आने दे रहे हैं, बुजुर्गों से दूर हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन व्हेन यू हैव गॉट सिम्टम्स। अब आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ टेस्ट हुआ है, मेरा PCR पॉजिटिव है, तो 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ टेस्ट, नॉट फ्रॉम रिपोर्ट। 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ टेस्ट, जिस दिन नाक से आपने अपना सैंपल दिया था वहाँ से 10 दिन काउंट कर लीजिए। कोई सिम्टम नहीं है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप सोसाइटी में जा सकते हैं। तो दीज आर द 2 स्ट्रैटेजीज विच आर गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, सेकेंड टेस्ट करवाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि वायरस के जो न्यूक्लियाई हैं जीनोम में, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। अगर वो दोबारा पिक हो गए टेस्टिंग में, तो आप पॉजिटिव आते रहेंगे। हो सकता है अगले 2 महीने तक आप पॉजिटिव ही आते रहें अगर आप ये करवाते रहें, जबकि आपको एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। तो ये री टेस्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। अब री टेस्टिंग किस में रिक्वायर्ड है वो भी देखते हैं। 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव टेस्ट किस में आने चाहिए? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हों, यानी जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, ओल्ड एज हैं, 65 प्लस हैं, डायबिटिक हैं, एंटी कैंसर थेरेपी के ऊपर हैं, लॉन्ग रन स्टेरॉइड्स के ऊपर हैं या स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स के ऊपर हैं। इनके 2 टेस्ट नेगेटिव करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज देयर एट हाई रिस्क। दोस्त लिविंग इन कॉन्ग्रीगेशंस, अगेन मैंने कहा जहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं या अपना बेड शेयर करते हैं या अपनी स्पेस शेयर करते हैं और लोगों के साथ, या वो वापस जा रहे हैं कि आप छुट्टी पर आए थे, अब आप मदरसे वापस जा रहे हैं, हॉस्टल वापस जा रहे हैं, देन यू नीड इट। हेल्थ केयर वर्कर्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट से डील कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर चांस बहुत ज़्यादा होता है, या टेस्ट बेस्ड आइसोलेशन, आपका फिजिशियन आपको आइडेंटिफाई कर दे। अदरवाइज आपको सेकेंड टेस्ट या कंसेक्यूटिव 2 नेगेटिव टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। ये समरी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एल्गोरिथम दिया हुआ है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रीटमेंट। हमें बेसिकली अवेयरनेस पे बात करनी है कि व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस विच वी हैव टू सी व्हाइल वी आर फॉलोइंग आवर पेशेंट्स और वी आर ऑब्जर्विंग व्हाइल वी आर गिविंग आउट आवर सर्विसेज फॉर आवर पेशेंट्स। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट पे बात करते हैं। मैनेजमेंट से प्रोफाइलैक्सिस की बात करूँगा जी। व्हाट्सअप पे आता है जी आप क्लोरोक्विन खा लें तो क्लोरोक्विन मार्केट से गायब हो जाती है, HCQ गायब हो जाती है, डेक्सामेथासोन मिलना बंद हो गई है। तो टिल नाउ देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस, चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, चाहे वो क्लोरोक्विन हो या कोई भी और दवा हो, देयर इज़ नो रोल। कोई डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है जो आपको कोरोना से सेव कर सके। द ओनली सेफ्टी विद यू हैव आर योर हैंड्स, योर हैंड हाइजीन एंड योर मास्क। अभी हम आगे चलेंगे तो इससे बात करेंगे।
प्रिकॉशंस, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से क्या मतलब होता है? एनीवन? प्रिकॉशन का मतलब एहतियात, स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट स्टैंडर्ड? जी, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं हो सकता। हम क्यों अपना आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ या वो सेल्फ लिमिटेड समझते हैं कि इंटरनेशनली बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा? पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं। इवन यस, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस जो जनरली अप्लाई कर दी जाए वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आ जाएगा। वो आपका हॉस्पिटल डिफाइन कर सकता है, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी डिफाइन कर सकती है, वो आपका नेशनल लेवल डिफाइन कर सकता है, वो आपका कोई इंटरनेशनल बॉडी डिफाइन कर सकता है। वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होंगे। तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जी वो WHO बोलेगा तो वो होंगे। अगर हम स्टडी करते हैं और हमारे पास डेटा तो हम अपने भी बना सकते हैं या हम अडॉप्ट कर लेते हैं। नॉर्मली बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चूँकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम अडॉप्शन पे काम ज़्यादा करते हैं, हम उनकी गाइडलाइंस उठाते अपने पर अप्लाई कर लेते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट अप्लाई टू केयर ऑफ पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट। मुझे नहीं पता इनको कोरोना है, मुझे नहीं पता इनको नहीं है, जो काम मैं सबके लिए करूँगा वो मेरे स्टैंडर्ड है। सो इसका मतलब ये होगा कि बीइंग नर्सिंग स्टाफ जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं यू विल बी डूइंग ऑल द टाइम। इसके अलावा जो हाइब्रिड वर्कर्स हैं, हाउसकीपिंग काम कर रहा है, लैब वाला बंदा जा रहा है, रेडियोलॉजी वाला एक्सरे करने जा रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेगा। आप सब ने अपने गाउन्स पहने, मास्क कब पहने? तो क्या कोरोना से पहले पहनने जायज़ नहीं थे? क्यों नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को स्क्रब दिए जाते हैं? ताकि आप यहाँ के जरासीम अपने घर लेके ना जाएं, या आपको कहा जाए लैब कोट पहने। ये मुश्किल तरीन काम होता है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ख़वातीन तो प्री पहन लेती हैं बिकॉज इट कम्स इन फैशन। लड़कों के लिए तो अज़ाब हो जाता है, मर जाएंगे, छुट्टियाँ करवा लेंगे, कटवा लेंगे, पेनल्टीज़ लगवा लेंगे, लेकिन लैब कोट नहीं पहनेंगे। और पहनेंगे भी तो ऐसा पहना होगा कि देखकर ही उल्टी आ जाएगी कि यार ये क्यों पहन लिया इन्होंने। खैर, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन स्टैंड्स वेदर इट इज़ पेंडेमिक और नॉट। यू हैव टू टेक दीज प्रिकॉशंस व्हेन यू आर सर्विंग अ क्लिनिकल पेशेंट। बीमार के पास जब जाएंगे तो ये पहनना है। अब वो क्या क्या है? हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन स्टैंडर्ड है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। 20 से 40 सेकेंड साबुन जो है आपका वो स्लो हो या फास्ट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हाथ धोने। फिर आप PPEs पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन रिस्क, भी हम आगे डिफाइन करेंगे। रिस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एटिकेट्स होने चाहिए। बात करते हुए मुँह पे खांस दिया या अंदर अपने बाजू पे लिया आपने या हाथ पे लिया, व्हाट्सएवर, कफ एटिकेट्स के बगैर बात नहीं बनती। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं, स्टरलाइजेशन है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग है, ये भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है। ये सारे के सारे आप नहीं लेंगे, 2-3 आपके हैं वो आप लेंगे, फिर जो बंदा हाइब्रिड वर्कर है वो लेगा, फिर उसके बाद हाउसकीपिंग आएगा वो अपने प्रिकॉशंस लेगा, CSSD वाला अपने प्रिकॉशंस लेगा। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यही रहेंगे, चाहे कोरोना हो या चला जाए। इन हॉस्पिटल सेटिंग्स दीज प्रिकॉशंस विल प्रीवेल। और क्वालिटी इंश्योरेंस का काम यही है कि वो बेसिकली जाके राउंड यही देखे कि ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं और उनको मार्क करें। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड। नाउ वी हैव अ पेशेंट, यू आर सर्विंग दैट पेशेंट, आप उस पेशेंट पे काम कर रहे हैं और अब आपको वो जरासीम लग सकता है। तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, इसमें बैक्टीरियल है, इसके अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड है, ट्रांसमिशन बेस्ड है। हम यहाँ ट्रांसमिशन बेस्ड लेते हैं। किस किस तरीके से आपको कोई चीज़ लग सकती है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, यानी कोई चीज़ आपसे टच हो और वो आपको वो जरासीम या वो जर्म या वो डिजीज़ कन्वर्ट हो जाए आपके अंदर, या वो ड्रॉपलेट हो। ड्रॉपलेट क्या होते हैं? मैं जब खांसी करता हूँ या स्नीज करता हूँ तो एक गुबार या एक फ्लफ ऑफ वाटर पार्टिकल्स मेरे मुंह से, मेरी नाक से बाहर आते हैं। व्हेन दे आर लार्जर इन साइज लाइक अबाउट 5 माइक्रॉन्स तो हम उनको ड्रॉपलेट कहते हैं। और जब वो इससे भी छोटे हो जाते हैं तो वो एयरबॉर्न कहलाते हैं या एरोजोल हो जाते हैं। ड्रॉपलेट में क्या होता है कि जब मैंने खांसी करी या जो भी फवारा मैंने मुंह से निकाला, मोर देन 90% विल फॉल ऑफ, वो भारी होंगे, वो गिर जाएंगे। 5 माइक्रोन की हद क्यों रखी गई है? वो अगर मेरे पीछे हवा चल रही तो इट मे डिस्पर्स, लेकिन अगर मैं एक साइलेंट रूम के अंदर हूँ और मेरे पास कोई एयर फ्लो नहीं है तो मेरी खांसी छींक के बाद दे विल फॉल डाउन एज फोमाइट सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कहीं भी चला जाए। एयरबॉर्न में क्या इशू है? एयरबॉर्न वाले हवा में रहेंगे, दे विल स्ट्रे, दे विल मूव। और अगर वहाँ से कोई बंदा चलता हुआ आया और उसने इस जगह खड़े होकर सांस ली तो ही और शी विल टेक दोज एयरबॉर्न एरोजोल्स इनसाइड एंड इन दिस वे आपको जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब तीनों के लिए डायग्राम भी बनी हुई है। कॉन्टैक्ट है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ पहननी है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट पास ना हो सके, चाहे वो आपका गाउन हो चाहे कुछ और हो। कपड़े वाला गाउन इसमें नहीं चलेगा। अगर आप स्क्रब पहन के काम करते हैं तो फिर आपको घर जाके
एक फुल वॉश या एक क्लीन अपने आप को करना पड़ेगा। दे आर 3 लेयर्ड एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एयरबॉर्न के लिए आपको सो कॉल्ड 95 या N95 चाहिए। इसका मतलब ये है कि माइक्रोन तो साइज तो ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 95% ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनीथिंग विल नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसका नाम N95 दिया गया। एंड फॉर मेडिकल ग्रेड N95 इज़ इनफ। अब ये सवाल मुझसे मत पूछेगा कि N95 इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो चाइना का है और ये है जो लोग इस्तेमाल करते हैं एप्पल और चाइना का, उसको फ़र्क कर सकते हैं कि वो क्या होगा। अच्छा जी, आगे आते हैं। सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ड्रॉपलेट कॉफ स्नीजिंग से हुआ, दे आर मोर देन 5 माइक्रॉन्स, दे ड्रॉप डाउन, ज़मीन पे गिर जाते हैं। एयरबॉर्न हवा में सस्पेंड करते हैं एंड दे कैन फ्लो। आपने फूंक मारी, उसने हवा मारी, उधर से AC चला, इधर से पंखा चला, तो दे गो ऑफ जब तक कि वो अपनी नेचुरल लाइफ पूरी ना कर लें। माइक्रॉन्स के हवाले से एक आसान आप जो है वो ये देख सकते हैं कि ह्यूमन हेयर जो होता है वो अबाउट 60 to 120 माइक्रॉन्स का होता है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 5 माइक्रॉन। तो ये भूल जाइए कि आपको नज़र आएगा, आपको ड्रॉपलेट भी नज़र नहीं आएगा। और अंडर 5 माइक्रॉन्स तो आप नेकेड आई से वैसे ही नहीं देख सकते, बट दे आर देयर, सस्पेंशन उनकी हवा में होगी। अभी हम आगे देखते हैं कि व्हाट वी कैन डू फॉर देम। अच्छा, अब ये कैसे आपके पास जा रहा है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, अब दिस इज़ फॉर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, अगर वो यहाँ मौजूद है जी, हमारे पास पेशेंट आ गया तो हमने जो है वो GIF प्राइवेट वार्ड के अंदर जो है वो पूरा उसको कार्बोलाइज कर दिया है, 4 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अगर आपने वहाँ कोई एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर, अभी हम आगे बात करते हैं, नहीं किया, तो फिर आपको छत साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दीवार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी? जिस बेड पे पेशेंट रुका, जिस ट्रॉली पे उसने सामान रखा, ज़मीन साफ़ करें, क्योंकि वो खांसी कर रहा होगा तो फोमाइट ज़मीन पे गिर रहे होंगे। आप नॉर्मली चलते हुए पैरों पे चलते हैं, जूते पहने होते तो यूजुअली आपको हिट नहीं करता। बच्चे हैं नंगे पैर, हाथ ज़मीन पे मल लें, सो दे हैव गॉट चांस ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट क्या है कि ये चीज़ रुकती है। फोमाइट्स कैन सर्वाइव, फॉर एग्जांपल कोविड जो है वो अप टू 9 डेज सर्वाइव कर सकता है ऑन डिफरेंट स्टफ। स्टील और मेटालिक स्टफ पे इसकी लाइफ अप टू 12 डेज चली जाती है, वुडन पे ये 3 से 4 दिन रहता है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें सब मुझे कोविड है और मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ, तो ये लैपटॉप इस वक्त इन्फेक्टेड है, ये माइक इन्फेक्टेड है, ये सामान इन्फेक्टेड है, तो आपको सफाई करनी होगी, वो बेसिकली इन चीज़ों की करनी है। वही अगर मैं अभी मास्क पहन लूँ तो ये चांस कम हो जाएगा। तो इस पिक्चर में इन्होंने पिक्टोरियल यही दिखाया कि आप किन किन जगहों के ऊपर आप बेसिकली अपने आप को सस्पेक्टेबल में डालते हैं। क्लोज कांटेक्ट हुआ, आपने कोई सामान इस्तेमाल किया, वो दूसरे ने कर लिया, वो सरफेस पे फोमाइट की सूरत में पड़ा हुआ था, आप आए, आपने सरफेस को हाथ लगाया एंड योर हैंड्स आर इन्फेक्टेड। एक ह्यूमन स्टडी है कि नॉर्मली एक आदमी 1 घंटे में 7 बार अपने चेहरे को हाथ लगाता है। आपको चेक करने नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है, कुछ ना कुछ करके। अगर आप ऑब्जर्व करें, अपनी वीडियो बनाए 1 घंटे के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे। तो इफ़ इट्स इन योर हैंड, इट गोज अप, वो ऊपर चला जाएगा एंड इट विल ट्रांसमिट। अच्छा, अब ट्रांसमिशन बेस्ड बात करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। हमने स्टैंडर्ड की बात करी, हमने कॉन्टैक्ट की बात करी, हमने ड्रॉपलेट की बात करी। तो अगर सस्पेक्टेड केस है तो तीनों, और अगर आपने AGP यानी एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर कोई किया है तो फिर उस सूरत में आपको ड्रॉपलेट की जगह एयरबॉर्न पे जाना पड़ेगा। इट मीन्स नाउ यू रिक्वायर एन N95 मास्क, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं थी। यानी अगर मेरा नर्सिंग स्टाफ एक नॉर्मल रूम में परफॉर्मेंस दे रहा है तो डू नॉट रिक्वायर N95 मास्क, सिंपल मास्क आर इनफ। लेकिन अगर आप ICU में हैं, नेगेटिव आइसोलेशन के अंदर हैं, या कोई AGP कर रहे हैं, अभी हम आते हैं अगली स्लाइड पे, तो फिर आपको N95 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फुल सब चाहिए आपको। जनरली प्रिंसिपल्स क्या हैं जी? हैंड हाइजीन, मैं फिर कह दूं और मैं बार बार कहूँगा, हैंड हाइजीन में आपके हाथ धोने का कोई मुतबादिल नहीं है। देयर इज़ नो स्टैंड ऑफ, सेकेंड ऑफ टू योर हैंड क्लीनिंग ऑफ 20 to 40 seconds, इवन नॉट योर सैनिटाइजर्स। आफ्टर यूजिंग ऑफ 5 times और 4 times आपको एक बार हाथ धोना है। इसकी वजह ये होती है कि सैनिटाइजर्स अल्कोहल बेस्ड होते हैं, ये एक फिल्म बना लेते हैं, बायोफिल्म एट योर हैंड्स, तो ये ऑर्गेनिज्म उस फिल्म के नीचे ज़िंदा रहता है। तो इवन इफ़ यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, 5 बार के बाद आपको एक बार हाथ ज़रूर धुलवाना है, अदरवाइज दिस विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग। दूसरी एक जो चीज़ हम लोग करते हैं कि हम लोग ग्लव पहनते हैं सुबह, फिर उसको शाम में उतारते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप सेफ़ हो गए, लेकिन वो ग्लव जो है ना, अब वो फिर तबाही का जिम्मेदार है हर उसके लिए जिसको आप हाथ लगा रहे हैं, चाहे वो पेशेंट हो या ना हो। तो एक तो ग्लव्स पहने तब जाएँ जब आप पेशेंट सर्व कर रहे हैं, और जैसे ही आपने सर्व कर लिया तो उसको वहीं फेंक के बाहर आ जाना है।
क्लीन योर हैंड, आइदर वॉश आइडियली या सैनिटाइज करें देन कम बैक। दूसरा जो है पॉइंट वो डिस्पोजल का है, फेंकना प्रॉपर्ली है। आपने यहाँ फेंक दिया, उसके बाद किसी ने उसको उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, तो वहाँ पे अब ट्रांसफ़र हो गया। तो प्रॉपर डिस्पोजल आपका बड़ा अहमियत रखता है कि आप उसको डस्टबिन में ही डालें, डस्टबिन उठाने वाला भी उसको प्रॉपर्ली खोलें। फिर हमारे यहाँ थोड़ा वो भी है, बीच में हमें जो मास्क आप लोग पहने हुए हार्डली कॉस्ट पहले 2 रुपये आता था, हमने बीच में 28 रुपये का भी ख़रीदा, N95 1500 रुपये का भी ख़रीदा, और फिर उसके बाद भी ख़रीद मौजूद हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन मैदान में नहीं है क्योंकि ये पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो फिर उस सूरत में हमने रिवाज डाला कि जी इसको रीयूज़ करो। रीयूज़ स्टैंडर्ड नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट समथिंग इज़ गिवन टू यू फॉर सेफ्टी व्हेन यू आर वर्किंग इन हेयर। वहाँ पे अगर आपका गाउन या आपका मास्क ब्रीच हो रहा है तो यू शुड चेंज देम, वहाँ मजबूरी नहीं आती। N95 कंटिन्यूसली अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो अराउंड अबाउट 8 to 12 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से अंदाज़ा लगा लें। जो लोग एस्थमेटिक हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, N95 वो लगातार नहीं लगा सकते, उनको उतारना पड़ता है बीच में। जो नॉर्मल मास्क हैं 4 to 6 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद इसमें लिंट होता है, जिनको एस्थमा है वो तो वो ऐसी लिंट ले लेके उनको एस्थमा पर वो कर जाता है, तो इनकी भी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मास्क लेके पूरा हफ्ता चलाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी शिफ्ट ज़रूर पूरी कर लें क्योंकि हमारे पास भी कम होता है, ख़ासतौर पर N95 अगर आप बात करें तो। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके स्टफ़ की जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लव्स आपके एसेंशियल आइटम है, कोई PPE जो है वो ग्लव्स के बगैर पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगेन वही बात है कि ग्लव्स के साथ हैंड हाइजीन मैंडेटरी है। उतारने के बाद या पहनने से पहले हाथ धोना मैंडेटरी आपका होगा। गाउन्स करते हैं, गाउन्स के अंदर बेसिक क्या है, गाउन ऐसा होना चाहिए जो इम्परमिएबल हो, यानी इसमें से फ्लूइड ना जा सकता हो। अगर वो फ्लूइड जा रहा है तो वो गाउन आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के अंदर या कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के अंदर गाउन आपका मोस्ट मैंडेटरी पार्ट है। फेशियल मिकोजा प्रोटेक्शन के लिए आपके पास फेस शील्ड है, वाइजर्स हैं या गॉगल्स हैं, उन सब का मकसद भी ये, हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि वॉशेबल हैं, क्लीनेबल हैं, दे कैन बी यूज अगेन अगेन प्रोवाइडेड कि आप ही उसको इस्तेमाल कर रहे हो। डोफिंग एंड डोनिंग के हवाले से, व्हाट इज़ डोफिंग एंड डोनिंग, आई थिंक नर्सिंग तो बता सकता है, नॉन नर्सिंग वाले कुछ बता सकेंगे या मेडिकल स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डोफिंग एंड डोनिंग? ओके फाइन इनफ। डू वी नीड ऑर्डर फॉर दैट? हमें कोई ऑर्डर चाहिए इसके लिए? बस तो इसीलिए इसका नाम डोफिंग एंड डोनिंग दिया गया। अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं करा देन यू हैव अ ट्रबल। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वी हैव अ वीडियो एंड आई वांट टू शेयर दिस वीडियो विद यू कि डोफिंग एंड डोनिंग टेक्निक जो है वो कैसे होती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। हमने कहा मेडिकल मास्क 1 मीटर रेंज के अंदर आप चाह रहे हैं तो आपको मास्क चाहिए, नॉर्मल वाला मास्क जो आप पहनेंगे, और इसके साथ आपको जो काम करना है वो अपने साथ कर लें। लेकिन आप जितना टाइम लिमिट कम रखें उतना अच्छा है। पता लगा कि आप 1 मीटर जोन में जाके फ़ोन बज गया, आपका आपने फ़ोन निकाला, हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ, अभी आ जाऊँगी, शाम में शॉपिंग पे चलेंगे, अभी आप पेशेंट सर्व कर रहे हैं तो यू सर्व दैट। या यार फाइल ले आओ, उसको उठा के ले आओ, रुक जाओ उधर चल रहा है। This is all for nursing stuff when you are going for a patient who is suspected or has got high probability of having a COVID, और आप within 1 meter range के अंदर हैं, अपना काम निपटाएं, जल्दी से बाहर आ जाएं। Think of it as a danger zone. You do not waste time there. You do not spend time there. जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। एयरबॉर्न के अंदर N95 की रिक्वायरमेंट कब आती है? जब आप एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स करते हैं।
अब वो अगर वार्ड में हो रहा है तो भी प्रिकॉशंस एरोजोल हो जाएंगे। नॉर्मली हम वार्ड में से प्रोसीजर्स नहीं करते। अब वो प्रोसीजर्स क्या हैं? आप ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, आप CPR कर रहे हैं, आप बाईपैप्स या CPAPs अटैच कर रहे हैं, आप हाई फ्लो ऑक्सीजन वेंटिलेशन कर रहे हैं या कैनुलास लगा रहे हैं। इवन ड्यूरिंग सर्जरीज अगर ऐसा हो रहा है, आप ट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, वेंटिलेशन मैनुअल कर रहे हैं, एम्बू से कर रहे हैं, स्प्यूटम इंडक्शन करवा रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं, या आखिर में लेजर प्ल्यूम। व्हाट इज दिस लेजर प्ल्यूम और ल्यूम? व्हाट आर दीस? ये क्या होते हैं? डायथर्मी के अंदर जो आप कॉटरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉटरी या बर्न करते हैं, उससे जो फ्यूम्स पैदा होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दीस फ्यूम्स एंड इवन दे कैन कॉज इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर मास्क, यानी आपको वहाँ भी N95 चाहिए होता है। अच्छा जी, अब ये एक कलेक्टिव फॉर्म आ गई कि एक पेशेंट क्या होगा, यानी आप क्या काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। हैंड हाइजीन तो आप देख रहे हो हर जगह है, इट विल नॉट गो ऑफ। गाउन कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, मेडिकल मास्क, रेस्पिरेटर्स या आई प्रोटेक्शन या ग्लव्स। सो ये एक समरी है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं बैरियल के ऊपर। द पेशेंट हैज़ एक्सपायर्ड, हैज़ डाइड, तो भी बड़े मसले होते हैं। हाथ कौन लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, या मैं जनाजे में चला गया तो उसके बाद बुखार हो गया, अब वो बुखार क्यों हुआ पता नहीं, किसी वजह से था या किसी और से था। खैर, नंबर 1, द फेथ ऑफ दैट पर्सन रिलीजन और दैट रिलीजियस फेथ विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी लोकल अथॉरिटी। ये बात तो तय है। ये जो चल रहा होता है व्हाट्सएप पे ना कि हमेशा $2300 मिलते हैं डेड बॉडी या WHO को देने के और वगैरह वगैरह, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पताल में आना पसंद नहीं करते, ज़्यादा डाई एट द होम्स। तो ये इन्हीं बकवासियात की वजह से है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हर इंसान ज़िंदा हुआ है, वो मरेगा भी। तो दिस इज़ आवर एम कि हम उस रिस्पेक्टिव फेथ के साथ उस ह्यूमन बॉडी को इथिकली एक बरियल प्रोवाइड करें, जो भी उसका फेथ है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो काम आता है नर्सिंग स्टाफ का, जो कि एक्चुअल काम करने वाला है, बिकॉज इट्स नॉट एन एरोजल जनरेटिंग प्रोसीजर। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ड्रॉपलेट काफ़ी है। आपको सारी लाइंस निकालनी है। हाँ, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड था या अगर उसको ट्रिक्योस्मी ट्यूब लगी हुई है, देन टेक ऑन AGP रेशियो, यानी आपको फिर N95 ले लेना चाहिए। कवर द बॉडी, मिनिमम मूवमेंट के साथ कवर करना है, नॉर्मल क्लोथिंग के साथ ही करना है। प्लास्टिक बैग्स या बॉडी बैग्स का इस्तेमाल तब करना है जब आपके पेशेंट में से आफ्टर डेथ फ्लूइड्स रिसीड कर रहे हों, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रहे हों, चाहे वो नेज़ल हों, चाहे वो रेक्टल हों, चाहे वो ओरल हों, या इवन अगर बहुत सीवियर एडिमा है तो वो बॉडी से आ रहे हों। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप बॉडी बैग इस्तेमाल करेंगे, यानी बॉडी बैग शुड बी इनफ टू होल्ड ऑन 125 kgs, यानी अगर उसको सस्पेंड किया जाए तो 125 kg कर सकते हैं। बॉडी को डिसइंफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप नॉर्मल एम्बुलेंस या नॉर्मल स्ट्रेचर के अंदर भी इसको ट्रांसफ़र आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रिकॉशन एनवायरमेंटल क्लीनिंग होगी वो आप करेंगे। अच्छा जी, पहले डिस्कस हुआ था सर्वाइवल ऑफ दिस वायरस इज़ अप टू 9 days, ये एवरेज है, बाज़ 12-14 भी आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। हमने बात करी, मैं अगर बात चीज़ कर रहा हूँ, मेरा हाथ जिन जगहों पर है, दीज आर माई हाइज, एक कमरे के अंदर जो मैं चल रहा हूँ या मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, तो दीज आर माई लोज। तो दीज हाइज एंड लोज आर टू बी क्लीन एट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स हैं, हर जगह का लेवल जो है वो डिफरेंट है। अगर आप इस हवाले से हाउसकीपिंग से या इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट से मालूमात लेना चाहें, दे विल गिव यू आउट हैंड आउट्स कि आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर है तो वहाँ पे कौन सा लेवल इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोल्यूशन जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? 70% इथेनॉल है, या मिनिमम 0.1% कॉन्सेंट्रेशन का सोडियम हाइपोक्लोराइट है, जिसको आप सादा ज़बान में ब्लीच कहते हैं। 1 मिनट तक आपने क्लीन करा एंड यू विल बी ऑफ। जिन लोगों को एडवेंचर्स का शौक़ है या नेट जियो के शौकीन है, बियर ग्रिल्स के, अगर आपके पास सादा नमक का पानी भी है, यानी यू आर वाइपिंग इट, आपका फर्नीचर ख़राब हो जाएगा, लेकिन दैट हैज़ गॉट द क्वालिटी टू वाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। नमक में कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। सो इवन ब्राइन, नमक का पानी भी जो होता है, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन आई हुई है, अगर आपने वो भी इस्तेमाल कर लिया तो भी द ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव। हाँ, नमक के पानी से हाथ धोने में आपकी स्किन का हाल बहुत बुरा हो जाएगा, तो अवॉइड फॉर योरसेल्फ। बल्कि आप लोग हमारे पास करते ही होंगे, नमक का पानी आता है हमारे पास नलकों में, तो पता लग जाता होगा जब वो बालों में जाता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। अच्छा जी, अब बैरियल जा रहा है। देखिए जी, बैरियल के लेकिन अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। यस, अगर मुस्लिम बैरियल है, नमाज जनाजा अदा की जानी है, या कोई और बैरियल है, तो जो लोग आएंगे वो स्टैंडर्ड SOPs के मुताबिक खड़े होंगे जो आपकी गवर्नमेंट ने दी है। हमारी गवर्नमेंट कहती है 6 फीट, नियरली 1.5 मीटर्स अपार्ट आपको जो है वो खड़ा होना है, वो आप वैसे की वैसे ही करेंगे। अगर आपके पास कोई ड्रेन्ड वूंड है या कोई ऐसी सिक्रीशन है जो बॉडी से आ रही है,
तो फिर जो गुस्ल देने वाला बंदा है वो फिर एरोजोल प्रिकॉशंस लेगा। अदरवाइज ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आर इनफ। वो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेगा, वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेगा, वो बॉडी को धुलाएगा, गुस्ल देगा, जो भी आपका तरीक़ाकार है, और उसके बाद वो अपनी प्रिकॉशंस को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर उस बॉडी में से, यानी वो कोविड पॉजिटिव बॉडी है, उसमें से सीक्रीशंस आ रही हैं और बॉडी बैग का इस्तेमाल हुआ है, तो उस गुस्साल को या उस सफाई करने वाले को या नहलाने वाले को आपके एरोजोल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और बाद में आपको उसको, जैसे आपका स्टैंडर्ड डोफिंग धोने का तरीका, आप वैसे ही करेंगे। कफन देना या रिलीजियस प्रैक्टिस जैसे मुस्लिम्स के अंदर है वो वैसी रहेगी, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी बैग या अगर आप बॉक्स लेके जाना चाहते हैं तो दैट इज़ एन एडिशनल स्टफ़ विच गवर्नमेंट सेज़ येस। लेकिन अगर कोई फ़र्द ऐसा कहता है कि नहीं जी मैं अलाउ नहीं करता कि मेरी अज़ीज़ की बॉडी जो है वो एक कॉफिन में जाए, जो कि यूजुअली दूसरे रिलीजन के अंदर जाती है, तो फिर आपके जिस्म को जिस कब्र में उतारने वाले जितने भी लोग होंगे वो कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेंगे। और अगेन वही बात, अगर वो बॉडी लीक कर रही है तो फिर वो एरोजोल वाला प्रिकॉशन लेंगे। वो बॉडी को नीचे उतारेंगे, बैरियल एरिया में उतारेंगे, एंड देन वी विल कवर इट, और बाहर आके वो अपनी प्रिकॉशंस को ख़त्म कर देंगे। ये सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूँ, एंड वी हैव टू फॉलो देम। फिर अगर फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको भी नियरली यही काम करना है। हाँ, पेशेंट के जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है, ये जो कोविड पेशेंट एक्सपायर हुआ है, अगर आप उसके कपड़े जो हैं वो 60 to 90 डिग्रीज़ के अंदर नॉर्मल लॉन्ड्री डिटर्जेंट के साथ साफ़ करते हैं तो वो सब चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। गाउन वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट अटेंडेंट्स आपके पास हैं मोर देन 60 ईयर्स हैं, जिनको रिस्पिरेटरी इलनेस है, बेहतर है, इट इज़ एडवाइजेबल दैट दे डू नॉट अटेंड द बैरियल, अदरवाइज यू कैन हैव। पहले उन्होंने 5 की रिस्ट्रिक्शन की हुई थी, अब वो मना नहीं करते, लेकिन वो ज़रूर कहते हैं जितने भी लोग जमा हो रहे हैं वो एटलीस्ट अपने बीच में 6 मीटर्स का या अबाउट नियरली 2 मीटर्स का फासला जो है वो रखेंगे। सो फाइनली विद दिस कोविड अवेयरनेस CME देयर आर ओनली 2 टेक होम मैसेजेस। अगर आप ये ले जाते तो आई थिंक दिस विल समराइज द होल थीम, कि आपके पास सस्पेक्टेड या कन्फर्म केस है तो आपको स्टैंडर्ड, कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेने, विच आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि वो क्या हैं। और अगर आपके पास AGP यानी एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर हो रहा है तो फिर आपको एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेने हैं। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है वो आपकी फेस शील्ड का, वाइजर्स का या N95 का है। बाकी मोर और लेस स्टैंडर्ड ही थे या सबके सेम थे। अच्छा जी, वी हैव अ फीडबैक फॉर्म जो आपको भी दिया गया होगा, काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म और वो फिर हमारे इंतज़ामिया को आप दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप।